Hello everyone, this is Ashok here, and in the previous part of the second chapter of history nationalism in India, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे सबसे पहले एनसीएम के बारे में। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। नॉन कोऑपरेशन मोमेंट महात्मा गांधी के द्वारा हमने देख लिया था कि ऑफिशियली इट वाज स्टार्टेड इन 1921 फर्स्ट ऑफ जनवरी। 1 जनवरी 1921 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली स्टार्टेड कर दिया गया था। जैसा कि हमने देखा कि शौकत अली और महात्मा गांधी ने 1920 के गर्मियों के मौसम से ही अलग अलग भागों के अंदर टूर करना शुरू कर दिया था, अपने इस आंदोलन के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया था। तो अब जब कांग्रेस पार्टी जो है उसके मंच से इसको अनुमति मिल गई है, तो बड़े ही जोश खरोश के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन डिफरेंट फेजेस। अब ये फेजेस ये थी कि जैसे इसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस, पुलिस स्टेशंस, लॉयर्स का जो प्रैक्टिस है, हेडमास्टर है, या फिर कुछ टाइटल्स हैं। तो सबसे पहले टाइटल्स को वापस से अंग्रेजों को लौटा दिया गया था। जैसे आपने देखा होगा कि जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला बाग, इस वक्त गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा पदक लौटाया था? यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इनको उपाधि मिली हुई थी नाइटहुड की, नाइटहुड। ये इन्होंने वापस लौटा दिया जलियांवाला बाग के बाद में। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय पर महात्मा गांधी को उपाधि मिली हुई थी केसर-ए-हिंद की, केसर-ए-हिंद। केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस लौटाई। जुल्लू पदक है उसको वापस से कर दिया था। इसी के साथ में राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटाने वाला व्यक्ति कौन था? उनका नाम था जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया। ये दोनों उपाधियां किससे संबंधित हुई? महात्मा गांधी से, मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी, और राय बहादुर की उपाधि जो थी वो जमुना लाल बजाज ने वापस लौटाई। तो अलग अलग फेजेस में हो गया। अब इसके प्रभाव भी अलग अलग हैं, किसके? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। तो आइए सबसे पहला अपन देखेंगे सिटीज और टाउन्स में ये किस प्रकार से इंपैक्ट में आया। तो सबसे पहला टाउन्स। अब चूंकि आपको पता है कि कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कुछ कोर्ट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर वकीलों की प्रैक्टिस है, टीचर्स का पढ़ाना है, बच्चों का पढ़ना है। तो उन सब लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया था। और इन चीज़ों को छोड़ने के पीछे महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था? कभी टाइटल छोड़ रहे हैं, वापस दे रहे हैं, कभी उनके कार्य जो है गवर्नमेंट के, कॉलोनियल गवर्नमेंट के, वो छोड़ रहे हैं। इसके पीछे जो उनका ध्येय था वो ये था कि महात्मा गांधी ने 1909 में ही इस चीज़ को बयान किया। उन्होंने 1909 में किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था हिंद स्वराज। किताब का क्या नाम था? हिंद स्वराज। इसमें यह लिखा कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज नहीं किया, हमारे ऊपर अंग्रेजों को हमने राज करने दिया। इफ वी डिड नॉट कोऑपरेट ब्रिटिश ऑफिशियल्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट, अंग्रेज हम पर राज कर ही नहीं पाते। सो इफ वी आर डूइंग दिस सो अगेन, if we are not going to cooperate British officials or colonial government, then स्वराज would come in within a year। कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज मैं ला के दिखा दूंगा अगर हम अंग्रेजों को किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो ये यही तो हुआ ना, स्कूलों को छोड़ना, उनकी प्रैक्टिस को छोड़ना, बच्चों का वहाँ से निकल जाना, उनके पदक उनको लौटा देना, उनके विदेशी जो कपड़े हैं, विदेशी जो सामान है उसका बहिष्कार कर देना। तो ये एक सिस्टम था। तो टाउन्स के अंदर देखिएगा इन चीज़ों का बाइकआउट हो गया। अब इकोनॉमिकली देखिए कितना फर्क पड़ा है भाई। पदक और जो रोजगार वगैरह है, चाहे वो लीगल लॉयर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप समझ रहे हैं। इकोनॉमिकली उन्होंने सबको इंस्पायर किया कि यूज स्वदेशी मेड प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड मटेरियल्स। तो
तो यहाँ पर जैसे स्पेशली कपड़ों के बारे में बात आई, तो गांधी जी ने कहा कि भी खादी पर जोर दो, खादी हमारे यहाँ पर देसी जो उद्योग धंधे उनके अंदर बनती है ताकि वो फ्लोरिश हो सके। तो इकोनॉमी के लिए देखिए कितना फर्क पड़ा कि 1920 से और 1922 यहाँ पर जो फॉरेन गुड्स है उसके एक्सपोर्ट का वैल्यू, मतलब जो भारत में आ रहा था उसके इंपोर्ट का वैल्यू इतना घट गया कि इस जगह पर स्टार्टिंग में यही चीज़ आपकी 102 से और लगभग 57 करोड़ रुपए पर आ गई। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल 50 में आ गया। तो एक लीडर का लोगों को इंस्पायर करना किसी चीज़ के लिए, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो इकोनॉमिकली भी गांधी जी यहाँ पर जीत रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चली। इसका रीज़न ये हुआ कि बच्चे स्कूल छोड़ दिए, लेकिन आपके पास में अल्टरनेट क्या है? हमारे तरफ से स्कूलों की इतना मैनेज नहीं हो सका। और फिर दूसरे ये कि सारे के सारे फैमिली वाले लोग हैं, तो बिना पैसे कुछ हो नहीं सकता है। आप नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन कब तक? बच्चे, महिलाएं, जो बुजुर्ग हैं, वो मान लीजिए आपको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन सड़क पर वो आपके साथ आंदोलन कब तक कर सकते हैं? तो एक निश्चित टाइम के बाद में लोग बाग वापस से अपनी नौकरी पर जाने लगे, बच्चे वापस स्कूलों में जाने लगे, लॉयर जो वापस से प्रैक्टिस करने लगे। और जो खादी है, फॉरेन गुड्स जो थी वो आपकी इंडस्ट्रियल मेड थी, और हमारे वाले जो खादी के कपड़े हैं वो कंपेरेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन द फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ्स। तो डेफिनेटली बात है कि जो सस्ता मिलेगा उसको पहना ही जाएगा, फिर क्या करेगा मजबूर होकर। तो इस तरीके से ये इसका एक तरीके से ड्रॉबैक भी था कि अल्टरनेटिव किसी प्रकार की कोई मैनेजमेंट उसकी व्यवस्था ना होना। अब अपन आते हैं आगे। अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि जो इलेक्शंस है उनको भी बाइकआउट किया गया। इलेक्शंस के अंदर देखिएगा कि लगभग हर प्रोविंस के अंदर, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, लगभग हर प्रोविंस के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस है, जो काउंसिल इलेक्शंस हैं, इनको बाइकआउट कर दिया गया। इलेक्शंस का बाइकआउट। अब ये बॉयकॉट आपका ग्लोसरी वर्ड में भी आपसे पूछ सकता है कि किसी चीज़ की मनाही कर देना, डिनाइल कर देना, उस चीज़ को नामंजूर कर देना, तो इसको कहते हैं बॉयकॉट करना। तो इलेक्शंस का, असेंबली इलेक्शंस का बॉयकॉट हो गया। लेकिन एक प्रोविंस को छोड़कर एक असेंबली ऐसी थी जिसको छोड़कर, वो कौन सी थी? मद्रास की। ये आपसे पूछ सकता है। तो मद्रास की जो असेंबली थी, इसके अंदर एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी। और ये जस्टिस पार्टी जो है ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। किसकी थी? नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। अब इन लोगों का ये मानना था कि द ओनली वे टू कम इन द पावर इज फाइटिंग एन इलेक्शन, और द राइट्स यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स एक्सेस। तो अगर हमने ये भी इसको बाइकआउट कर दिया चुनाव को, तो फिर हम पावर में आएंगे कैसे? हाउ कैन वी रेज अवर वॉइस? यस, अब फॉर अवर बेसिक राइट्स। तो इसलिए इस पार्टी को छोड़कर बाकी सभी जगह पर इलेक्शंस का बॉयकॉट किया गया था। तो ये थोड़ा सा टाउन्स के अंदर था। अब हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट कहाँ पर। विलेजेस के अंदर, कंट्री साइड के अंदर इसका क्या फ़र्क पड़ रहा था। तो इसके अंदर देखेंगे अपन, यूपी की एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं अवध। अवध, अवध के अंदर जो लीडर था उसका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र। ये बाबा रामचंद्र जी जो हैं ये एक सन्यासी भी थे, सन्यासी, और अर्लियर इंडेंचर्ड लेबरर। फिजी के अंदर इंडेंचर्ड लेबरर। ये फिजी के अंदर पहले इंडेंचर्ड लेबरर थे, यानी गिरमिटिया मजदूर थे। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है। कि तो इस तरीके से ये बाबा रामचंद्र जो है, इनके नेतृत्व में जो पीजेंट्स हैं और जो वर्कर्स हैं, उन्होंने अवध के अंदर अपना विरोध जारी रखा। अब देखिएगा, सबसे बड़ी चीज, अवध में कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ सीधा विद्रोह ना होकर किसके खिलाफ था? लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स। लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स के खिलाफ ये विद्रोह इनका इसलिए था क्योंकि रेवेन्यू जो है उसकी दरें बढ़ा दी गई थी, अलग अलग प्रकार के सेसेस लगा दिए गए थे, यानी कर लगा उपकर लगा दिए गए थे।
तो इसके खिलाफ जो पीजेंट्स हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, लैंडलॉर्ड और ताल्लुकदार। तो डायरेक्ट सीधा विद्रोह कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ ना होकर अवध वाला हिस्सा ऐसा था जहां पर लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो किसान है उनका आंदोलन था। अब इसी सिलसिले में अवध के अंदर विजिट करने के लिए, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया सभी लोग घूम रहे हैं, तो इसी के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो भी इस अवध का दौरा करते हैं बाबा रामचंद्र जी के साथ में। और अक्टूबर 1920 के अंदर अवध किसान सभा की स्थापना होती है। अवध किसान सभा की स्थापना होती है। तो लोगों में काफ़ी जोश जुनून था कि अब जल्द ही हमारी आज़ादी होने वाली है। तो चारों तरफ लोगों ने बड़ा ही कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल था आपका कंट्री साइड का, ग्रामीण इलाकों के अंदर, जहाँ पर अवध का पूछ सकता आपसे कौन यहाँ पर प्रोमिनेंट लीडर थे, तो बाबा रामचंद्र थे। कौन थे? एक सन्यासी थे, अर्लियर इंडेंचर्ड लेबरर इन फिजी। ठीक है। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब इसका जो अगला पॉइंट है वो अपन पढ़ते हैं कि ट्राइबल एरियाज में इसका क्या इम्पैक्ट था। ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल एरियाज सबके एक एक आधा एग्जाम्पल लिए गए हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं उनका विरोध प्रदर्शन क्या था ना। देखिएगा, एक ध्यान रखिए, जो भी लोग विरोध करते हैं सबके अपने अपने डिमांड, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। अब जैसे ट्राइबल एरिया में क्या होता है? ट्राइबल एरिया में पीपल जनरली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द colonial government put some rules and regulations by that they could prohibited tribal people to enter in the forest to grazing their cattle। अब जब बंदे जो है पूरा वनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जंगल पर ही डिपेंडेंट है, उनके पूर्वज जो वहीं से सब कुछ लेते आ रहे थे, वहीं पर अपने कैटल्स वगैरह चरा रहे हैं, खुद के लिए भी वहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनका एंट्री कर दिया बंद, तो लोग तो विद्रोह करेंगे। तो ऐसा ही एक ट्राइबल एरिया का एग्जाम्पल लिया गया है, उसका नाम है गुडेम हिल्स। ध्यान रखिएगा, गुडेम हिल्स। अब सिद्ध आपको दे दें कि गुडेम हिल्स को मैप में लोकेट करो, तो गुडेम हिल्स को कहाँ पर लोकेट करेंगे आप? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। अब देखिए, इस जगह पर जो मैन जो लीडर है ना, उसका नाम था अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू जो है वो एक तरीके से आप कहिए कि सोशल रिफॉर्मर भी थे, एंड ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड, and he much inspired by the philosophy or ideology of Mahatma Gandhi and inspired tribal people to give up alcohol, किसी भी प्रकार का जो जैसे चाइल्ड मैरिज वगैरह है, अत्याचार वगैरह, कोई भी सोशल जो एविल्स है उसके बारे में उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, क्योंकि गांधी जी के विचार थे। तो उन्होंने भी अपने ट्राइबल लोगों को इंस्पायर किया कि भाई एल्कोहल वगैरह इस तरीके की सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इनको में नहीं करना चाहिए। एंड मोर ओवर ट्राई टू वियर स्वदेशी क्लॉथ्स एंड प्रोडक्ट्स, यूज स्वदेशी प्रोडक्ट्स। तो एक तरीके से वही फॉरेन गुड्स और क्लॉथ का बाइकआउट था। तो अलूरी सीताराम राजू ने महात्मा गांधी की इस जगह पर, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन से बड़े प्रभावित थे, इसके साथ ही साथ में एक जगह पर इनका कॉन्ट्रास्ट भी था, कंट्रोवर्सी भी, कि महात्मा गांधी ने क्या कहा कि स्वराज विल कम बट विद द यूज ऑफ विद नॉन वायलेंस, क्योंकि हिंसा परमो धर्म है। इनका तो परमो धर्म यही था कि मारेंगे तो हम, हिंसा तो करेंगे ही नहीं। लेकिन अलूरी सीताराम राजू भाई साहब जो ये टोटली डिफरेंट थे। इन्होंने कहा विदाउट वायलेंस स्वराज वुड नॉट कम, स्वराज आएगा ही नहीं, आज़ादी आ ही नहीं सकती, कि ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। जैसे हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे, जैसे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल, तो ये लोग सारे गरम दल के नेता थे। इनका मानना ये था कि एक मारे तो चार दो अगले को, ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। तो अलूरी सीताराम राजू जो है इनका भी ऐसा ही मानना था। इवन इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि आई कैन हील इवन द बुलेट शॉट, यानी किसी को अगर गोली भी लग जाए, बुलेट से फायर भी हो जाए, तो मैं उसको भी ठीक कर सकता हूँ। देखिएगा, अब शब्दों के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कैसा गजब का अंधविश्वास था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट था, इनको पता था कि लोगों का ईश्वर की सत्ता में बड़ा विश्वास है। और अगर मैं ये उन्हें कहूँ कि ईश्वर
के रूप में ही, उसके अंश के रूप में ही आपके साथ में अलूरी सीताराम राजू खड़ा है। तो लोग बड़े ही विश्वास के साथ, क्योंकि उस समय बड़े ही इनोसेंट पीपल थे, उनके अंदर ऐसा हौसला ही नहीं था कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या हम लड़ाई लड़ भी सकते हैं। तो किसी भी तरीके से इन्होंने इंस्पायर किया कि बधाई के पात्र हैं, ये वाकई में वीर पुरुष थे, महात्मा भी थे और बुद्धिमान भी थे। तो खैर जैसे तैसे इन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा। यहाँ पर इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर रखा था। गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है छापामार युद्ध पद्धति। अब पहाड़ों में है, आदिवासी है, तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति रखेंगे, ठीक है। और अंग्रेजी सरकार ने 1924 में इनको पकड़ के इनको फांसी दे दी गई थी इनको। ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1924। तो यहाँ पर देखिए पूछने वाली शॉर्टकट में जो आपसे बातें हैं, आपसे पूछ लेगा ट्राइबल एरिया के अंदर गुडेम हिल्स, ये मैप का सवाल हो गया। अलूरी सीताराम राजू कौन थे? तो ही वॉज लीडर इन गुडेम हिल्स ऑफ द ट्राइबल पीपल्स लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, यूज देयर गोरिल्ला वॉरफेयर और हिमसेल्फ प्रोक्लेम्ड अबाउट द इनकारनेशन ऑफ गॉड। ये चीजें मैं बोल चुका हूं। और व्हेन ही वाज एग्जीक्यूटेड, ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकता है आपसे। तो 1924, ये ध्यान रखिएगा, अलूरी सीताराम राजू को फांसी की सजा कब दी गई थी? 1924 के अंदर, ठीक है। तो ये यहां का हुआ ट्राइबल्स का। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत बढ़िया चल रहा है, शानदार, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ इंसिडेंट भी होते हैं। और ऐसा ही एक इंसिडेंट होता है, वो कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। अब आप सब लोग जानते हैं नॉन कोऑपरेशन शुरू कब हुआ? ऑफिशियली 1 जनवरी और 1921 को। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज वुड कम विद इन ए ईयर। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत ये कहा था कि स्वराज वुड कम विद इन ए ईयर, 1 साल में मैं स्वराज को ला दूंगा भारत के अंदर? तो नॉन कोऑपरेशन के टाइम पर कहा। महात्मा गांधी ने कब कहा कि अगले 100 वर्षों तक हिंदू और मुसलमानों को एक करने का मौका हमें नहीं मिलेगा? ये किस मोमेंट के तहत कहा था? तो खिलाफत मोमेंट के तहत कहा था। तो ध्यान रखिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोटेशन के रूप में इनको पूछा जा सकता है। 4 फरवरी 1922, जगह है आपकी चौरी चौरा। ये चौरी चौरा जगह आपको मैप में लोकेट करवा सकता है। चौरी चौरा जो जगह है वो पड़ती है आपकी गोरखपुर जिले के अंदर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है। और ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। देखिए यूपी के गोरखपुर के अंदर ही तो है ना अपने जो अभी वर्तमान के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ पर उनका मठ है पूरा। तो यूपी के गोरखपुर जिले के, तो गोरखपुर पूछे तो यूपी में, चौरी चौरा पूछे तो भी यूपी में। तो यहाँ पर एक पीसफुल प्रोसेशन का मतलब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोसेशन चल रहा था। 4 फरवरी 1922 की बात है और बाजार के अंदर ये चल रहा है। लेकिन जो पुलिस है उसने उनके ऊपर दमन करना शुरू कर दिया, उनका सप्रेशन करना शुरू कर दिया। तो इससे गुस्से में आकर जो भीड़ है वो उसने जबरदस्त तरीके से वहां पर उत्पात मचाया। पूरे पुलिस थाने को आग लगा दी गई। चौरी चौरा के अंदर जो पुलिस स्टेशन है, इस पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। और इस पुलिस स्टेशन के अंदर 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। 22 पुलिसकर्मी मर गए। अब ध्यान से देखिएगा, 22 पुलिसकर्मी मरे। 1922 की घटना है, 4 फरवरी की घटना है, चौरी चौरा की घटना है। और महात्मा गांधी जो कि नॉन वायलेंस पर अपने आंदोलन को रखना चाह रहे थे, उन्होंने सीइंग दिस वायलेंस, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल्ड ऑफ द मोमेंट। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को कोल्ड ऑफ कब कर दिया? 12 फरवरी 1922 को। और महात्मा गांधी ने इसको कोल्ड ऑफ कर दिया। अब इसके कोल्ड ऑफ करने के कारण बहुत सारे नेता महात्मा गांधी से नाराज हो गए। जैसे मान लीजिए एनी बेसेंट है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं इनसे नाराज हो गए कि भाई आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो कि एकदम से जब हम आज़ादी पाने वाले होते हैं उस टाइम पर आप आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो जो भी है, लेकिन महात्मा गांधी ने आंदोलन को तो स्थगित कर दिया था। अब अगली चीज़ जो हम इसमें देखेंगे वो ये रहेगी आपकी कि इस चीज को देखकर अगले ही महीने 10 मार्च 1922
एक जज हुआ करते थे, जस्टिस ब्रेनफील्ड। जस्टिस ब्रेनफील्ड, इन्होंने महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा दी, 6 इयर्स की, कि सब कुछ जो हुआ है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, महात्मा गांधी की है। तो इसलिए इन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण से, क्योंकि महात्मा गांधी जी कभी उपवास शुरू कर देते थे या फिर कभी किसी अलग प्रकार से इनका आंदोलन चलता था, तो अंग्रेज सरकार भी घबरा जाती थी, क्योंकि ऐसे वीर पुरुषों से घबराना भी चाहिए। तो ये अलग अलग उनके वेपन होते थे। तो खाना न खाना भी इनका बहुत बड़ा वेपन होता था कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो अंग्रेज सरकार की घबराहट हो जाती थी। और हेल्थ इश्यूज के कारण 1924 के अंदर इनको छोड़ दिया गया था। यानी इनको वापस से भाई हेल्थ इश्यूज के कारण से इनको छोड़ दिया गया। अब महात्मा गांधी को कुछ बैन कर दिया गया कि आप सोशल जो मोमेंट है या फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको इस तरीके से एड्रेस वगैरह करना, तो कुछ बैन करके फिर कंडीशंस के साथ में छोड़ा गया। लेकिन महात्मा गांधी कहाँ रुकने वाले थे। महात्मा गांधी ने 1924 के अंदर रिहा होने के बाद में कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला, जहां पर उन्होंने अध्यक्षता की थी, बेलगांव सम्मेलन। बेलगांव पड़ता है आपका कर्नाटका में। तो बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी ने ही की थी। तो एकमात्र कांग्रेस का ऐसा सेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो कौन सा था, बेलगांव सेशन। कब हुआ था, 1924 के अंदर। तो ये हो गया है। अब इतनी बातों के बाद में अब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और बड़ा ही शॉर्ट के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि 1927 के अंदर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहाँ पर टोरी गवर्नमेंट की अध्यक्षता में, टोरी गवर्नमेंट थी यानी टोरी जो प्रधानमंत्री थे, टोरी गवर्नमेंट के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन हुआ। उस कमीशन के अंदर 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन के अंदर कुल मेंबर थे 7 एंड ऑल वर ब्रिटिशर्स। सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी भारतीय नहीं था। अब इसका गठन क्यों हुआ था, ये सुनिए। इसका गठन इसलिए हुआ था कि बार बार जो आंदोलन हो रहे हैं इनके चक्र को खत्म करने के लिए, भारतीय आंदोलनों को, रिवोल्यूशनरीज को डिप्रेशन में लाने के लिए, आंदोलनों को दबाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। और कहा यह गया कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको चेक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम ये इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये साइमन कमीशन जो है ये भारत में आता है 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत के मुंबई में पहुंचता है। अब चूंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, टू सीइंग ऑल द मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स, इंडियन रिवोल्यूशनरीज, दे गेव स्लोगन गो साइमन बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगे थे। और वो नारे इसलिए लगे क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक छोटी सी बात हम और देख लेते हैं, वो ये है कि स्वराज इन प्लांटेशन, देखिएगा कोई खास इसमें चीज नहीं है, आपको एक छोटी चीज बताते हैं, वो ध्यान रखिएगा। एमिग्रेशन एक्ट 1859, ध्यान से देख लीजिएगा, एमिग्रेशन एक्ट 1859। अब इसमें देखिए क्या है, स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल। चारों तरफ नॉन कोऑपरेशन मिल का आंदोलन फैल रहा था। ऑलरेडी महात्मा गांधी ने प्रोक्लेम कर दिया था कि अगले 1 साल के अंदर ही मैं स्वराज ला दूंगा भारत में, तो सभी लोग उत्साहित थे। अब प्लांटेशन का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं बहुत बार कि प्लांटेशन में क्या होता था ना, किसी जगह पर लोगों को, मजदूरों को, लेबरर्स को भेज दिया जाता था और फिर उनको कुछ कंडीशन के साथ में वहाँ पर रखा जाता था और उससे वो बाहर नहीं आ सकते। जैसे भारतीय लोगों को श्रीलंका में भेज दिया जाता था, या फिर आपने भी देखा कि अवध में जो किसान सभा है उसके जो लीडर कौन थे, बाबा रामचंद्र, वो कहाँ पर भेजे गए, फिजी में। क्या थे वो,
इंडेंचर्ड लेबर थे। अभी बताएंगे आपको इंडेंचर्ड लेबर भी क्या होता है। तो प्लांटेशन के अंदर मान लीजिए ये कोई टी प्लांटेशन है, चाय के बागान है, अब यहाँ पर मजदूरों को भेज दिया गया। अब ये इस बाड़े से बाहर ही नहीं जा सकते, और इस जगह पर उनको भेजने के लिए सरकार को ताकत मिल जाए लीगली, क्योंकि अंग्रेज बड़े शाणे थे ना, पढ़े लिखे थे, तमीज के साथ में ये नुकसान करते थे भारत के अंदर। तो कि साहब इमिग्रेशन एक्ट हमने पास कर दिया 1859 में, इससे आप लोगों को यहाँ पर भेज सकते हैं। तो कुछ एक वर्ड्स में लिख रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बेगार, ये आपके पॉपुलर वर्ड्स है, ग्लोसरी के पूछे जाते हैं। बेगार क्या होती है? वर्क विदाउट पेमेंट, काम आपसे करवा ले, पैसे दे नहीं। जैसे अपने बोलते हैं ना कि बेगारी निभावड़ी, तो पॉकेट में मेहनत होगी। तो बेगार का मतलब होता है वर्क विदाउट पेमेंट। दूसरा होता है बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर यानी बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या हुआ? किसी चीज से शर्तों से बॉन्ड होना, पाबंद हो जाना। तो बॉन्डेड लेबर वो होते थे जो पाबंद हो गए, बॉन्डेड लेबर होना कंडीशंस के तहत। इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर। अब इंडेंचर्ड लेबर किसको कहेंगे? इंडेंचर्ड लेबर गिरमिटिया मजदूरों को कहते थे। गिरमिटिया या इंडेंचर्ड लेबर वो होती थी जिनको प्लांटेशन, स्पेशली टी और कॉफी के प्लांटेशन, क्योंकि अंग्रेज चाय खुद पीते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तो टी प्लांटेशन के अंदर ऐसे लोगों को जनरली इंडेंचर्ड लेबर को कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए किसी एक जगह पर उनको रखते थे कंडीशंस के साथ में। और उस जगह को छोड़ने का मीन्स दे could not left that tea plantation or coffee plantation without permission, and for a continuous period of 5 years they had to remain at the same place. Okay, अब ये तो बड़ी ही बेईमानी वाली बात होगी कि एक आदमी कंटिन्यू पढ़ा है। तो स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन में जब लोगों ने सुना कि भाई एनसीएम स्वराज आ रहा है, तो लोग छोड़ छोड़ के प्लांटेशन को ही भागने लग गए। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ कारगर हुआ नहीं है, लेकिन खैर इंडेंचर्ड लेबर का मतलब ये होता है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि स्वराज इन प्लांटेशन के ऊपर जो वो अंग्रेज रख सकते थे किसी लेबर को, किसके तहत? इमिग्रेशन एक्ट 1859, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में इंडेंचर्ड लेबर, लोगों को प्रतिबंधित रूप से वहां पर रखना, ये पहले आया भी हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेंचर्ड लेबर को एबोलिश कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1921 के अंदर, 1921 के अंदर इंडेंचर्ड लेबर को एबोलिश कर दिया गया था। अब हम वापस अपने चोरी चोरा वाले काम पर आ जाते हैं। चोरी चोरा वाला जो है वो आपका 12 फरवरी 1922 के अंदर वापस से कोल्ड ऑफ हो गया था, और उसके बाद में 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत पहुंचा और हमने क्या कहा? गो बैक साइमन। अब इसके बाद में आगे का जो बचा हुआ है वो देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।